दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज आपके बीच में 24 सितंबर के हम बड़े अपडेट शेयर कर रहे हैं। लगातार अगर देखा जाए कुछ आपके कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, हम आपके सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि मैं एक बात और आपको बताऊं, मैंने सुबह लाइव वीडियो में लगभग आप सभी जितने लोग जुड़े सभी के कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं हैं और आपने समस्याओं को अवगत कराया। हम आपके हर एक समस्याओं का निदान किया कि कहां कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहां देख पा रहे हैं रिजेक्ट फॉर्म को कैसे चेक करें। आपके लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा, इसे हम कैसे जान पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज वेबसाइट की समस्या, कॉलेज लॉक कैसे करें। ठीक है, आपको पता है आज आपके जो है 20,000 से 80,000 तक के रैंक के अभ्यर्थियों का जो चॉइस फिलिंग का अंतिम अवसर आज दिया जा रहा है, लेकिन समस्या इस बात की है कि यहाँ वेबसाइट की समस्या लगातार बरकरार है। वेबसाइट आपकी ठीक से नहीं चल रही है। यहाँ रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। रीपेमेंट का ऑप्शन कब आएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और यहाँ सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया सेकंड फेज का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब जारी होगा। और 2,40,000 के रैंक के ऊपर के जितने भी अभ्यर्थी हैं सभी को ध्यान रखना है। वह आय, जात, निवास, मेडिकल व चरित्र प्रमाण संबंधी जो है अपडेट्स हम आपके बीच में शेयर करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में कुछ अपडेट्स दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आपके बीच में इसे दिखाने के पीछे कारण क्या है। आप लगातार ये पूछ रहे हैं कि भैया 20,000 से 80,000 तक में कितनी सीटें खाली रह सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को देख लीजिए। जब आपका 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थियों का जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी, यानी कहा जाए कॉलेज अलॉटमेंट था, वो सिर्फ 9,639 ने जो है कॉलेज अलॉट हुआ था। ठीक है, अब यहाँ देख पा रहे हैं अभी भी इस 9,639 में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एडमिशन लेना नहीं चाह रहे। ठीक है, जिन्हें डायरेक्ट अलॉट हो गया वो प्राइवेट से करना चाह रहे हैं, और कुछ लोगों को गलत कॉलेज अलॉट हो गया है वो बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं इस चीज़ को आपने देख लिया था। यहाँ कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड। अच्छा, ये चीज़ों को छोड़ दीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं 449 अभ्यर्थियों का जो फॉर्म है वो जो है अभ्यर्थियों का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है। प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद 2 लाख, ये चीज़ें आपको पता है, यानी प्रथम चरण की काउंसलिंग के बाद जो है 9,639 अभ्यर्थियों का जो कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद जो है आप देख पा रहे हैं 2,16,000 जो है 711 अभी भी सीटें आपके यहाँ खाली हैं। एक चीज़ और यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस चीज़ के बारे में आप अवगत हो चुके हैं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। यहाँ देख पा रहे हैं डीएलएड का क्रेज किस तरह से घटा था। डीएलएड में प्रवेश के लिए बंद कॉलेजों के प्रबंधक भी दौड़ रहे हैं, यानी कहा जाए जो कॉलेज जो है अपनी मान्यता को वापस कर चुके थे, आप इन लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर से उस कॉलेज के प्रबंधक जो है दौड़ लगा रहे हैं पीएनपी का कि मुझे फिर से मान्यता दी जाए और मान्यता इसी सत्र से दी जाए। इन्हें पता है कि अब की बार कितनी कमाई हमारी होने वाली है। ठीक है, इस चीज़ को आप यहाँ देख पा रहे हैं। बट इस चीज़ को देखने के बाद हम आपको एक काउंसलिंग शेड्यूल दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस ज़िले में इतने फ्रॉड कॉलेज हैं, आगरा और मऊ के 3, मेरठ के 2 कॉलेज देखने का प्रयास करेंगे। मान्यता सरेंडर करने के बाद डीएलएड प्रवेश के लिए दौड़ लगा रहे हैं। निजी कॉलेजों में आगरा व मऊ के 3, मेरठ के 2, जबकि गाजीपुर, मैनपुरी, बलिया व एटा के 1 कॉलेज शामिल है। एक समय डीएलएड के सरकारी और प्राइवेट की कुल 2,42,220 जो है सीटें में प्रवेश होता था, जो घटते घटते इस साल 2,33,350 सीटें हो गई हैं। यानी कहा जाए 2,33,350 सीटों पर आपका प्रवेश हो रहा है। ठीक है, चलिए हम आपको एक ऑफिशियल अपडेट दिखाना चाहेंगे।
देख लीजिए, आप कह रहे थे कि भैया हम 5,000 का पेमेंट जो है कब कर सकते हैं। यार इस चीज़ को मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 15 सितंबर से आप 3 अक्टूबर तक का पेमेंट जो है आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए जो है 21 सितंबर से 24 सितंबर तक आपका जो कॉलेज अलॉट का समय है, यानी कहा जाए कॉलेज लॉक करने का समय आपको दिया जा रहा है। 25 सितंबर को देख लीजिए आपका जो संस्था है वो आवंटित आपके नाम कर दी जाएगी कि ये संस्था आपको मिल गई है। ठीक है, ध्यान आपको इस बात का देना है। आप कह रहे थे कि हम अपने एडमिशन प्रक्रिया को कब तक पूर्ण करेंगे। 25 सितंबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आपको प्रवेश हर हाल में ले लेना है, यानी जो कॉलेज आपके नाम अलॉट हुआ है उस कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ आप देख पा रहे हैं 26 तारीख से दूसरे चरण की काउंसलिंग चालू है, उसके बाद 29 सितंबर तक चलेगी और 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग, यानी 6 अक्टूबर तक फाइनली आपका एडमिशन जो है वो पूरी तरह से कॉलेज लॉक होके आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो कॉलेज जो है पीएनपी को सूचित करेंगे वो 17 अक्टूबर, इन्हें भी निर्धारित समय दिया गया है। अब आप कह रहे थे कि हम अपने कॉलेज को बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, आप देखने का प्रयास करेंगे। मैंने इस चीज़ से यार आपको अवगत कराया है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट इतना ज़्यादा आ रहे हैं कि अब हम क्या बताएं। ठीक है, चलिए यहाँ देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश जो है ये रैंक के अनुसार आप चॉइस लॉक कर रहे हैं, ये पता है। आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में आप 5 नंबर से देखेंगे, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभिलेखीय जांच प्रवेश की पुष्टि कन्फर्मेशन है, अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये करने के बाद अभ्यर्थी पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना होगा। भुगतान पूर्ण होने के बाद आवंटित संस्था में प्रवेश लेना होगा। अब यहाँ 6 नंबर में देखेंगे, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ कहा जा रहा है यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है अथवा प्रवेश नहीं लेता है तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये वापस नहीं किया जाएगा एवं काउंसलिंग के अग्रिम चरण अभ्यर्थी को प्रशिक्षण संस्थान विकल्प पूरित करने हेतु पुनः 5,000 रुपये भुगतान करना होगा। यानी आप अगर जो कॉलेज आपके नाम अलॉट हुआ है अगर आप उसमें प्रवेश की कार्यवाही नहीं पूरी करते हैं तो आप सोच रहे हैं कि मुझे अगले चरण में चला जाना चाहिए, तो आपको दोबारा से 5,000 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप अगले चरण में हो पाएंगे। अब आप लगातार जो कह रहे थे कि भैया होगा या नहीं होगा, अभी जो है लिंक आपकी कब आएगी उस पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ देख पा रहे हैं जो है और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो जो आपकी अलॉटमेंट फीस 5,000 और कन्फर्मेशन फीस 5,000 है ये आपकी किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, इसलिए आप खुद समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, आपके लिए क्या कुछ बेहतर है। ठीक है, अब तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ एक चीज़ और, रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि हम जो है आपने देखा 5,000 रुपये पेमेंट दोबारा करने की बात कही जा रही है, लेकिन ये कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि 5,000 का पेमेंट आप कब से कर पाएंगे, इसलिए इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। हाँ, ये चांसेस कहा जा रहा है कि आप सभी को जो चांस मिलेगा वो सेकेंड फेज़ में मिलेगा, फर्स्ट फेज में मिलने के चांसेस नहीं कहे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी समस्याओं को लेकर तमाम अभ्यर्थी जो है आज भी पीएनपी गए हुए हैं। अब देखिए वहां से क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, अगर कुछ सूचनाएं मिलती हैं तो बिल्कुल शाम तक आपको चैनल के माध्यम से साझा कर देंगे। एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपके बीच में व्हाट्सएप ग्रुप दिया जा रहा है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ आप सेकेंड फेज काउंसलिंग के बारे में पूछ रहे थे, तो सेकेंड फेज जब आपकी फर्स्ट फेज की काउंसलिंग समाप्त होगी तो पीएनपी की तरफ से सेकंड फेज की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। यहाँ 2,40,000 रैंक के ऊपर के अभ्यर्थियों को मैंने कहा आपसे ध्यान दीजिएगा, अगर आपका 2,40,000 रैंक के ऊपर अभ्यर्थी हैं तो ऐसे में चांसेस जताए जा रहे हैं कम से कम 65 से 70,000 सीटें फर्स्ट फेज में खाली रहेंगी। और ये मानकर चलिए कि अगर इतनी सीटें खाली रहती हैं तो उसमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा और 2,40,000 के अभ्यर्थी रैंक के ऊपर जितने भी अभ्यर्थी हैं लगभग इसमें तो हर कोई एडमिशन तो नहीं लेगा, बट ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों का एडमिशन हो जाएगा। आय जात निवास आपका कब तक होना चाहिए, कब का होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। अगर आय जात निवास आपका लेटेस्ट है तो सबसे बेहतर है, बाकी पिछले सत्र का भी चल जाएगा। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे। जैसे जाति और निवास जो होता है वो तो आपका एक बार बनता है, बट जो है वहाँ से वो डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर भी आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर पिछले सत्र का है चल जाएगा। आय प्रमाण
पत्र अगर आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है तो आप लेटेस्ट का बनवा लीजिए, ठीक है। और मेडिकल व चरित्र प्रमाण संबंधी चीज़ें आप पूछ रहे थे, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपके जो है किसी भी जिला अस्पताल से बनवा लीजिएगा, या जैसे आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हैं और आप कहीं अदर जगहों पर रह रहे हैं तो जहाँ रह रहे हैं वहीं चले जाइए जिला अस्पताल में, वहीं आप बनवा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप चरित्र प्रमाण पत्र की बातें कर रहे थे। जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपके जहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है वहाँ से बनेगा, और आपका जो एक और चरित्र प्रमाण राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनता है उससे भी आप बनवा सकते हैं अगर कॉलेज वाले कहते हैं तो। वैसे इन सभी के लिए आपको कॉलेज वाले जो है आपके एडमिशन को रोकेंगे नहीं, हाँ आप बाद में बनवा कर उन्हें दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। अच्छा, यहाँ मैंने एक टॉपिक छोड़ा है, रिजेक्ट फॉर्म को कैसे चेक करें। ध्यान दीजिएगा, रिजेक्ट फॉर्म को कोई नहीं चेक कर पाएगा, आप ये जो पूछते हैं ये पूरी तरह से निराधार है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब 25 तारीख यानी कल की डेट में जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकल कर आएगा तो उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका नहीं रिजेक्ट हुआ है। आप वैसे इस समय चाहें मैं चेक कर लूँ तो ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।